एमेलगेनेशन चैप्टर। तो एमेलगेनेशन में क्या होता है, देखो एमेलगेनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि वोडाफ़ोन आइडिया, तो वोडाफ़ोन और आइडिया पहले तो अपने बिज़नेस को बंद कर दी और फिर उन्होंने नई कंपनी बनाई WI के नाम से, और फिर वही कंपनी, वही बिज़नेस और वही कंपनी मतलब चल रही है। तो वही एमेलगेनेशन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि फेसबुक और व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप बंद हो जाएगी और ना वही एग्जिस्टिंग कंपनी उसको एक्वायर कर लेगी बिज़नेस को, तो वो क्या कर देंगी, वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब मान लो तुम्हारा बिज़नेस कोई ख़राब हो गया है, ख़राब चल रहा है तुम्हारे डिसीज़न की वजह से, लेकिन वो बिज़नेस सही है, तो तुमने वो कंपनी को बंद कर दी और नई कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। जो देखो परचेस कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, परचेस कंसिडरेशन सिर्फ वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी, डिबेंचर होल्डर को नहीं की जाएगी। और जो पेमेंट की जाएगी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को, वो किसी भी फॉर्म में की जा सकती है, जैसे परचेस कंपनी का डिबेंचर दे दिया, परचेस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर दे दिए, इक्विटी शेयर दे दिए, तो इस तरीके से वो पेमेंट की जा सकती है। नेट पेमेंट मेथड, देखो कैलकुलेशन और परचेज कंसिडरेशन के तीन मेथड होते हैं, नेट पेमेंट, नेट एसेट्स मेथड, ये दोनों मेन मेथड होते हैं, और अदर मेथड होता है। तो नेट पेमेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी और मार्केट प्राइस पर शेयर किसका, वेंडर कंपनी का, तो उसको इंटू कर दोगे तो। अब देखो नेट पेमेंट मेथड क्या होता है, नेट पेमेंट मेथड वही ए वेंडर कंपनी का नंबर ऑफ द शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द वेंडर कंपनी। ठीक है। और एक बात और, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी का मार्केट प्राइस गिवन नहीं है और कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तो उसको हम लोग 100 मान सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग 100 मान सकते हैं, ये एज्यूम किया जा सकता है। बट जो इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वी कंपनी का अगर मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, तो नेट पेमेंट मेथड नहीं लगाया जा सकता है, उसको गिवन करना ही होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद से मान लो कि अगर लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड आर रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, ये लिखा हुआ है। बी लिमिटेड क्या है, वेंडर कंपनी है, और रिडीम हो रहा है और ये नहीं बताया है प्रेफरेंस शेयर ऑफ बी लिमिटेड मतलब वेंडर कंपनी, और रिडीम्ड हो रही है, मतलब कि उसका पेमेंट हो रहा है 110 प्रीमियम पे, 10 प्रीमियम पे, तो ये बताया नहीं कि क्या दे रहे हैं, तो उसको हम लोग एज्यूम्ड कर लेंगे कि कैश में ही पेमेंट हो रही है। फिर उसके बाद आता है स्वैप रेशियो। देखो जब भी ना क्वेश्चन में रिडम्पशन का वर्ड देगा तो वो वेंडर कंपनी के बारे में बात कर रहा है, और जब भी क्वेश्चन में डिस्चार्ज का वर्क का वर्ड दे रहा है तो वो वेंडर कंपनी के बारे में बात कर रहा है। इशू का वर्ड दे रहा है, इशू का वर्ड दे रहा है तो वो परचेजिंग कंपनी के बारे में बात कर रहा है। स्वैप रेशियो का मतलब क्या होता है, स्वैप रेशियो का मतलब क्या होता है, सिमिलर मतलब इक्वल, एक तरीके से मतलब अगर प्रेफरेंस के बदले में क्या दे रहे हो, प्रेफरेंस, सिमिलर चीज़ों में होता है स्वैप रेशियो, मतलब इक्वल होना चाहिए एक तरीके से, वो सिमिलर चीज़ों में हो रहा है, मतलब एक अमाउंट में ही हो रहा है। अगर तुम परचेस कंपनी इतना शेयर्स वेंडर कंपनी से ले रही है उतने अमाउंट का, 600 अमाउंट का, तो उसको 600 अमाउंट का ही देना भी पड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो इन वैल्यू होता है और एक नंबर ऑफ़ द शेयर्स होता है। देखो नंबर ऑफ़ द शेयर्स में मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ वेंडर कंपनी ऊपर आता है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स में नहीं, वैल्यू में मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ वेंडर कंपनी ऊपर आता है और मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ परचेज कंपनी नीचे आता है। लेकिन अगर यही नंबर ऑफ़ द शेयर्स में हो जाएगा तो शेयर ऑफ पी कंपनी ऊपर आएगा और शेयर ऑफ वेंडर कंपनी नीचे आएगा, तो ये ध्यान रखना। और चाहे जब भी स्वैप रेशियो होता है तो ये वाला फार्मूला लगता है, नंबर ऑफ़ द शेयर ऑफ वेंडर कंपनी, और उसके बाद से अगर वैल्यू में है वो, नहीं तो फिर अगर नंबर ऑफ़ द शेयर्स में है
तो शेयर्स ऑफ पी कंपनी ऊपर आता है और शेयर ऑफ वेंडर कंपनी नीचे आता है, और उसको मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ वेंडर कंपनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, इन चीज़ों से तुमको नंबर ऑफ द शेयर्स मिल जाएगा, जो कि एंट्री में बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद से इससे मल्टीप्लाई करोगे। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ परचेस, मतलब परचेस कंसिडरेशन है तो उसका फॉर्मेट याद रखना, ना पेमेंट टू, पेमेंट इन वर्किंग, और परचेस कंसिडरेशन इन अमाउंट। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो लिखा है रिडीम्ड, तो मतलब कि ये वेंडर कंपनी का हो जाएगा, और इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर, तो ये परचेस कंपनी का हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और एक बात और, ये तुम गलती किए थे कि बी लिमिटेड टेक ओवर बाई ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड परचेज कंपनी हो जाए, लेकिन बी लिमिटेड टेक ओवर ए लिमिटेड, तो बी लिमिटेड क्या हो जाएगी, परचेजिंग कंपनी हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद से जैसे दो परचेज कंसिडरेशन, एक तो स्वैप रेशियो हो गया, एक नंबर ऑफ शेयर ऑफ वेंडर कंपनी इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द वेंडर कंपनी, एक वो हो गया। और एक ये आता है कि तुमको डायरेक्ट दे दिया कि नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी, तो उसको डायरेक्ट मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द वेंडर कंपनी से, सॉरी, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ दी परचेज कंपनी से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे ध्यान रखना, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ दी परचेज कंपनी से मल्टीप्लाई होगा। स्वैप रेशियो में भी ध्यान रखना, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ दी परचेज कंपनी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए लिमिटेड ने इशूड किया है इतने प्रेफरेंस शेयर, ए लिमिटेड मतलब परचेज कंपनी ने इशू किया है प्रेफरेंस शेयर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो ये साफ साफ बता ही दिया है। तो इसको बस मार्केट प्राइस ऑफ परचेज कंपनी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा। देखो, पेमेंट मेथड लगाने से पहले 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। एक तो मार्केट प्राइस ऑफ द वेंडर कंपनी, एक स्वैप रेशियो, मार्केट प्राइस वेंडर कंपनी के दिया हुआ है, या तो नंबर ऑफ द शेयर ऑफ वेंडर कंपनी से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि पहला हो गया। फिर अगर स्वैप रेशियो दिया हुआ है तो कर सकते हो, और या तो वो खुद ही इशूड कितना किया है वो बताते क्वेश्चन, तो वो सिंपल हो जाता है, वो कर सकते हो। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हो रही है तो तुम किस में मूव ऑन कर दोगे, ये तुम नेट एसेट्स में चले जाते हो। नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स में तुम्हें 4 चीज़ें करनी होगी। एक तो वैल्यू ऑफ द गुडविल, पेमेंट टू द डिवेंचर होल्डर, पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर एज पर द नेट मेथड। ठीक है, तो गुडविल में जाते हो, तो गुडविल में देखो, सबसे पहले तुमको नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न, और उसको तुम नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न चाहिए रहेगी, और उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम कैपिटल एम्प्लॉयड में से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसको माइनस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगी। फिर उसको नंबर ऑफ द परचेज से कर देते हो तो वो क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। ठीक है, और दो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में एक चीज़ याद रखना कि गुडविल जो, क्योंकि गुडविल का निकाल तो गुडविल को तो कंसीडर करना नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिज़नेस के पर्पस के लिए है वही लेते हैं, बाहर वाला नहीं लेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्चुअल एसेट्स नहीं है तो वो नहीं लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये लाइबिलिटी होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ये तो फिक्स हो गया कि सैलरी जाएगी तो इसको लेंगे। ठीक है, और रिज़र्व को तो लेते नहीं हैं। या तो तुम क्या कर सकते हो कि सारा एसेट्स ले लो, उसमें से लाइबिलिटीज़ को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो लाइबिलिटीज़ जैसे डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर। या तो तुम क्या कर सकते हो, शेयर होल्डर शेयर ये सारे लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व लो, और उसमें से जो नहीं हो रहे हैं
मतलब जो इंक्लूडेड नहीं है, जैसे गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और डिफर्ड रेवेन्यू, तो उनको क्या कर दोगे, उनको तुम माइनस कर दोगे। और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, पास्ट ईयर को लोगे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ द रिटर्न, उसको कैपिटल एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगी। फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट को वो, और फिर नंबर ऑफ द ईयर परचेज में से इंटू कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी। एन्युटी मेथड का मतलब क्या होता है, जो एन्युटी होता है उसका प्लस होता है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 3 साल का है तो 3 साल की एन्युटी को प्लस करो, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब, एक तो कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट होता है, और एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो उसमें गुडविल सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो तो रेट से तो आ जाएगा। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल, इसमें दो चीज़ इंक्लूड होते हैं, एक तो वैल्यू, एक तो गुडविल भी, एक कैपिटल भी। तो उससे करोगे, फिर उसके बाद उसको कैपिटल भी इंक्लूड है तो कैपिटल को तो माइनस करना पड़ेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर पेमेंट टू दी डिवेंचर होल्डर, अगर डिवेंचर के बदले में डिवेंचर दिए जा रहे हैं तो ये देखो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्या करते हैं, इसमें क्या लग जाएगा, स्वैप रेशियो लग जाएगा इसमें, स्वैप रेशियो लग जाएगा। पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वही कौन से मेथड से नेट पेमेंट मेथड से निकाल रहे हो, पेमेंट मेथड कर रहे हो। और फिर जो पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, तो मतलब उसमें जो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दोगे। और इसमें भी दो चांसेस हो सकते हैं, एक तो क्या होता है बिजनेस टेक ओवर, एसेट्स टेक ओवर है कि बिजनेस टेक ओवर। अगर बिजनेस टेक ओवर है तो सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आएंगी। लेकिन अगर सिर्फ जो बिजनेस टेक ओवर नहीं, सिर्फ एसेट्स, कुछ एसेट कुछ लाइबिलिटीज़ टेक ओवर हैं, तो वही आएंगी। जो नहीं लिया गया है उसको नहीं कंसीडर करोगे। तो वो करने के बाद तुम्हारा नेट एसेट्स और शेयर होल्डर फंड, इसी को परचेज कंसिडरेशन भी कहते हैं। फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। और इस तरीके से ये निकल जाएगा। लिक्विडेशन में क्या होता है, लिक्विडेशन में अगर क्वेश्चन साइलेंट है और तो क्वेश्चन साइलेंट है तो पी कंपनी बियर कर रही है और इसका कोई परचेज कंसिडरेशन से कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई है कि वेंडर कंपनी कर रही है, तो वेंडर कंपनी कर रही है तो उसका एक्सपेंसेस तो उसको खुद बियर करना पड़ेगा। तो कैश और बैंक जो वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट में दिख रहा है वो लेस हो जाएगा। और तुमको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट देती है होती है वो वेंडर कंपनी की ही जनरल होती है, क्योंकि वेंडर कंपनी से ही है काम। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। और अगर लाइबिलिटीज़ टेकन नहीं की गई है तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ को पैसा दे दोगे। उसके बाद पहले लाइबिलिटीज़ अगर टेकन नहीं किए परचेज कंपनी ने तो लाइबिलिटी वाले वो क्रेडिटर हंगामा कर देंगे कि मेरा पैसा मेरा पैसा। तो तुमको पहले उनको पैसा पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद से जो पैसा होगा वो ले लेगी टेकन ओवर कर लेगी परचेज कंपनी। अगर एसेट्स नहीं है टेकन ओवर है तो उसको पहले तो मार्केट में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा, बेचने से क्या हो जाएगा, कैश और बैंक क्या हो जाएगा, शायद बढ़ जाएगा। हम्म और एसेट्स में देखो, अगर या तो सबसे पहले एग्रीड वैल्यू पे लेते हैं, पी कंपनी एग्री की हुई है, नहीं तो अगर मार्केट वैल्यू दी गई तो मार्केट वैल्यू पे लेंगे। अगर बाय चांस एग्रीड वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है तो क्या होता है, बुक वैल्यू को बेस बना करके लेंगे, बुक वैल्यू से ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से देखो इन सारे चीज़ों को हम लोग एसेट्स नहीं मानते। तो अगर एसेट्स टेकन ओवर है और ये है तो इसको एसेट्स मानेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन बोला है कि सारी एसेट्स खरीद ले तो हम लोग तो इसको एसेट्स मानते ही नहीं, तो इसको तो एसेट्स में लेंगे नहीं क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है।
तो ये एक बार देख लेना। और कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो नॉट रिज़र्व, मतलब भले ही रिज़र्व लग रहा है लेकिन ये लाइबिलिटी है, रिज़र्व नहीं है। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन और एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिज़र्व, तो ये परचेस कंसिडरेशन में से माइनस हो जाएगा। और अदर मैथड का मतलब क्या होता है? अदर मैथड जब तक ये क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर दे तब तक तो वही नेट एसेट्स और नेट पेमेंट वाले मैथड पे चलेंगे। तो लमसम मैथड, तो जो परचेस कंपनी जितने में ले रही है वो पैसा स्पेसिफाई कर देगा कि 6 लाख में, तो और उस 6 लाख में तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो फिक्स होता है, तो बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा, किसको हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाएगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि तुमको इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड से करना है, तो सबसे पहले तुमको इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इंट्रेंसिक वैल्यू, अब इसमें ना ये नहीं है कि एसेट्स टेकन ओवर लिए वही लेंगे, इसमें सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लाइबिलिटीज़ ले लेंगे। तो ऑल एसेट मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो बुक वैल्यू पे ऑल लाइबिलिटी पेएबल वैल्यू नहीं दी है तो बुक वैल्यू पे ले करके और जो आएगी नेट एसेट्स उसी को परचेज कंसिडरेशन को, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो क्लेम है वो माइनस हो जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। और हमको तो इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी है ना पर शेयर, तो उसको डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर ऑफ द शेयर से, तो उससे आ जाएगी। अब मान लो कि परचेज कंपनी है, तो मान लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम, तो हम तो वेंडर कंपनी का ही सिर्फ पेमेंट करेंगे। तो परचेज कंपनी का क्या होगा, जो उसके बैलेंस शीट में है वही आ जाएगा यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। मान लो डिबेंचर होल्डर का तुम पेमेंट कर रहे हो तो वेंडर कंपनी बंद हो रही, तो पेमेंट तो वेंडर कंपनी का करोगे, तो परचेज कंपनी का तो जो बैलेंस शीट में दिया रहेगा वो आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि परचेज कंसिडरेशन, देखो परचेज कंपनी है वो बंद नहीं हो रही है, तो परचेज कंपनी का पेमेंट नहीं करना है, परचेज कंपनी का पेमेंट नहीं करना है। ऐसे याद कर, मतलब ऐसे, मतलब समझ लो एक तरीके से। मान लो यहाँ पे है तो देखो पी कंपनी का क्या है, पी कंपनी का डिबेंचर होल्डर कितना है, 2 लाख का है, तो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा क्योंकि उसका पेमेंट तो कर नहीं रहे। पेमेंट तो हम लोग क्या वेंडर कंपनी का कर रहे हैं और पेमेंट वेंडर कंपनी का आप निकाले होगे 3,30,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लोगे। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम, उसका तो कंपनी तो बंद नहीं हो रही है, उसका तो 2 लाख आ जाएगा और बाकी पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर और वेंडर कंपनी इसका निकाले होगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर, जब स्वैप रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट रहता है कि इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर निकालो। फिर ना स्वैप रेशियो का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है वो भी इक्वल से, एक्सचेंज हो रहा है वो भी क्या होता है, इक्वल से। तो मान लो कि ना तुम वेंडर कंपनी से 100 रुपये का शेयर्स ले लियो एक पैकेट में, लेकिन तुम उसको उसकी वैल्यू 100 रुपये की वैल्यू का शेयर ले लियो लेकिन तुम उसको 60 वैल्यू का शेयर्स दे रहे हो, तो बाकी का 40 रुपये तुमको उसको कैश में देना पड़ेगा ना। तो वो निकालने के लिए तुमको ये करना पड़ता है, ये मेथड लगानी पड़ती है कैश पेमेंट। जब कैश पेमेंट गिव नहीं होता है तो ये तभी लगेगा जब वो मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि इंट्रेंसिक वैल्यू से करना है और कैश का पेमेंट गिवन नहीं होगा, और वो इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर क्या होगा, स्वैप रेशियो में गिवन होगा तब लगेगा ये। तो सबसे पहले तो इसमें देख लेना कि इसमें तुमको तो इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ पी कंपनी की ज़रूरत होगी और मार्केट वैल्यू ऑफ एस कंपनी की ज़रूरत होगी। मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ पी कंपनी की ज़रूरत होगी तो मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ एस मतलब वेंडर कंपनी की ज़रूरत होगी, तो तुमको इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर पहले निकाल लेना होगा।